Hello everybody, I am C.S. Pandey with the botany subjects, and we will start the today class with BSc second year, unit second, that is the paper first. In previous lectures, I have already completed the unit first of BSc second year, botany first paper, and later on in unit second I have already completed the family Ranunculaceae, and in Ranunculaceae there are some subfamilies like the Nymphaceae, Nilamboaceae, and these families are the subpart of the family Ranunculaceae. Now today we will discuss about the family Nymphaceae, that is the subfamily of the Ranunculaceae. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में Ranunculaceae के बारे में स्टडी किया, जो कि टैक्सोनॉमिक बॉटनी के फैमिली में ये पहली फैमिली के रूप में हम उसको स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद उसी Ranunculaceae फैमिली में 3 सब फैमिलीज हैं, जैसे कि निम्फोइडी, नीलम्बोइडी। तो ये दोनों ही जो सब फैमिलीज हैं उनको भी स्टडी करना है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। हालांकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे एराइज होते हैं वहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस ज़्यादातर Ranunculaceae फैमिली से क्वेश्चन एराइज होते हैं, और यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में ये Nymphaceae के कुछ फीचर्स को यहाँ पे बताना ज़रूरी है, और हम उसको स्टडी करेंगे आज कि Nymphaceae फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लांट हैं जिनको हमको स्टडी करना है, और उसके बारे में उसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं बॉटनिकल, जिसको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादातर वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके से हम आज फैमिली Nymphaceae को यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने पिछले लेक्चर में जो इस तरीके से Ranunculaceae में आपको एक एक चीज़ों को, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसको हमने आपको ग्रेस्प नहीं कराया हो, आपको क्लैरिफाई नहीं किया हो। तो इस तरीके से सारे जो भी टर्म्स रहे हैं, जो उस फैमिली में कैरेक्टर्स के साथ में जो भी चीज़ें हमको स्टडी करना था, हम उन सारे पॉइंट को एक एक करके हमने स्टडी किया। अब यहाँ पर हम आपको Nymphaceae फैमिली को उसी तरीके से स्टडी करेंगे जैसे कि हमने उस Ranunculaceae फैमिली को स्टडी किया था। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन से। अब आपको हमने उस फैमिली में भी बताया था कि जिस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन को हम स्टडी कर रहे हैं, उसी कैरेक्टर्स को यहाँ पर हम एक एक करके वहाँ से कोरिलेट करेंगे कि या फिर ये किस तरीके से इस फैमिली को हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा। जैसा कि हम Ranunculaceae फैमिली में भी देखा है कि डिवीज़न जो है स्पर्मेटोफाइटा है, मतलब कि सीड बियरिंग प्लांट, वो भी विद फ्रूट, हम उसको स्टडी करेंगे। तो स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको फोकस करना है कि डिवीज़न ए स्पर्मेटोफाइटा है, और सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। जैसा कि हम एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये एंजियोस्पर्मी ये सब डिवीज़न है जो कि स्पर्मेटोफाइटा का ही एक पार्ट है। तो एक में हम जिम्नोस्पर्मी को पढ़ते हैं
अगर हम सीड बियरिंग प्लांट की बात करते हैं तो एक तरफ यहाँ हम जिम्नोस्पर्मी को पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम एंजियोस्पर्मी को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर डाइकोटिलेडोनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सब क्लास डिवीजन और ये सब क्लास है। सब क्लास क्या है कि पॉलीपिटाइली। तो क्लास डाइकोटिलेडोनी, इसका मतलब है कि हम ऐसे प्लांट को हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं जो कि डाइकोट हैं। और तो हम जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं हम उनको दो भागों में स्टडी करते हैं, एक डाइकोट एक मोनोकोट। तो यहाँ पर जो प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस फैमिली को हम स्टडी कर रहे हैं, ये डाइकोट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लास डाइकोटिलेडोनी। और सब क्लास जो इसका है ये आपका पॉलीपिटाइली है और सीरीज थैलेमिफ्लोरी, थैलेसफोर्म्स, थैलेमिफ्लोरी सॉरी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सीरीज। और फैमिली निम्फिएसी, जैसा कि यहाँ पे फैमिली का नाम हमने दिया है और उसी फैमिली के निम्फिएसी के तरफ से हम यहाँ पे इस सिस्टमेटिक पोजीशन में फैमिली निम्फिएसी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो हैबिट है, हैबिट मीन्स इसके पहले भी हमने बताया था कि जो प्लांट के आवास, रहवास, इन सब पर्टिकुलर प्लेस पर को हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमको इस बॉटनिकल भाषा में हम उसको हैबिट के नाम से जानते हैं। देन द हैबिट इज नथिंग बट द लिविंग प्लेस, आइदर द प्लांट इज ज़ीरोफिटिक, मेसोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक। Then here we will see that the plants are aquatic herbs. That means these type of plants are not having so much of the roots and they are find themselves in the hydrophytic condition. मतलब कि ऐसे प्लांट, एक्वेटिक का मतलब होता है कि जो जल में पाए जाते हैं। तो जल में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट होते हैं हम उनको हाइड्रोफिटिक प्लांट कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिटिक मतलब कि जो कि वाटर को लव करते हो, वाटर को चाहते हो, जो वाटर की जिसको ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उनको हाइड्रोफिटिक कहते हैं। और इस तरीके के प्लांट को हम एक्वेटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक और हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब है जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ये थियोफ्रेस्टस महोदय ने जो अपना स्टडी किया था ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने बताया था कि उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में 3 भागों में किसी भी पौधे को डिवाइड किया है। तो पौधे को उन 3 भागों में डिवाइड करने की हर्ब्स भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हर्ब्स का मतलब होता है कि सच ए प्लांट दैट हैज़ नॉट द बॉडी, द स्टेम्स, दे आर समथिंग टू बी द सच लाइक द लाइनस। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट जिसमें हर्ब्स मतलब कि सॉफ्ट या इलास्टिक टाइप के स्टेम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हैबिट में आप एक्वेटिक और हर्ब्स दोनों ही चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि स्टेम, स्टेम मीन्स जो तना है। अब वो किस तरीके के होते हैं, द राइजोम। जैसा कि आपने देखा कि अगर एक्वेटिक हैं, हमने बताया, तो एक्वेटिक प्लांट में आप जानते ही हैं कि ये जाइलम की संख्या थोड़ा कम होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोएम, और ये तंतुमय होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इनमें झुकाव भी होता है और ये पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होते, मजबूत उतनी नहीं होती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। इसी कारण से इनको हर्ब्स की संख्या दी गई है। और इन्हीं के कंडीशन में यहाँ पे जो स्टेम है उनको राइजोम स्टेम कहा जाता है, कि ऐसे स्टेम जो कि हम कंप्लीटली इसमें कि कैम्बियम को हम फॉर्मेट नहीं करते, कि जैसे कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का एक सीरीज में बनना इसमें नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके से इस कंडीशन को हम यहाँ राइजोम कहते हैं।
तो राइजोम टाइप का स्टेम इसमें पाया जाता है। एंड देन द राइजोम आर सच ए टाइप दैट दे आर शॉर्ट, थिक एंड इरेक्ट। दैट मीन्स द राइजोम्स आर नॉट मच मोर in length, but having the short, stunted and thick, that means the something to solidness in their stem. And the other characters that is belongs to the stem is the erect. Erect is prostrate and erect. That is condition of a rhizome-like stem, and that the terms you have already been studied in the algae, that in the Vauceriaceae some algae that is having this type of the condition erect. Erect means होता है कि इस तरीके से जो अपर पोजीशन में, मतलब कि यहाँ अर्थ से लेकर के थोड़ा सा अपर साइड में ये अपने आप को उभारे हुए होते हैं और ऊपर की तरफ हो ये उभरे हुए होते हैं। तो यहाँ से इनका जो इरेक्ट मतलब होता है कि ऊपर की तरफ। क्रिप्स इन मड, तो यहाँ पर जो मड, जैसे की बात है कि ये दिस इज द सिचुएशन दैट मीन्स द एक्वेटिक कंडीशन। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द एक्वेटिक कंडीशन देन विद द हाइड्रोफिटिक कंडीशंस, एंड देन इन द हाइड्रोफिटिक कंडीशन दे विल बी क्रीपिंग। They are the stem-like, stems are rhizome-like, then they have the not the booty. And if you are thinking that things, if the stem is not booty, then we will be in a creeping condition. मतलब कि ये कहीं पर अपने आप को रेंगते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि आप कुकुरबिटेसी फैमिली को देख सकते हैं, या कुछ ऐसे पौधे या कुछ ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं जो कि आप देखते हो कि ज़मीन पर जो है रेंग करके फैलती है, जैसे कि आप परवल हुआ, आप सेम हुआ, और कद्दू की जो फैमिली है उसमें जितने भी आते हैं उन सबको आप देखते हो कि रेंगते हुए फैलते। तो यहाँ पर जो स्टेम हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें नहीं पाई जाती। दे आर समथिंग तो राइजोम लाइक, और ये हर्ट्ज कंडीशन की ये सबसे बड़ी पहचान है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्टेम है वो मड में क्रीप करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर इस निम्फिएसी फैमिली का एक कैरेक्टर्स आप समझ सकते हैं कि है। और मेनी ईयर्स मतलब ये नहीं कि जैसे कि आप एनुअल पेरेनियल्स, मतलब सिर्फ एनुअल्स नहीं है कि एक ही साल में इनकी सारी व्यवस्था खत्म हो जाए लाइफ साइकिल। ये पेरेनियल्स हैं, मतलब कि ये कई वर्षों तक अपने आप को यहाँ पे स्थापित रखते हैं। एक नई नई स्टेम्स निकलती रहती हैं और वो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस सच ए कंडीशन इज द फीचर ऑफ फैमिली निम्फिएसी। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीव्स। द लीव्स आल्सो वी हैव some the important characters that is belongs to the nymphaceae. That means the leaves are petiolate, मतलब कि यहाँ पे जो लीव्स हैं इसमें पेटियोल्स काफ़ी लंबे होते हैं और एक स्पष्ट रूप से इसमें पेटियोल दिखाई देते हैं। सिंपल फ्लोटिंग लार्ज इन साइज। जाहिर सी बात है कि अगर प्लांट एक्वेटिक है और वो एक्वेटिक है तो उसको सबमर्ज नहीं करना होगा, अगर उसको सनलाइट को ग्रेस्प करना है और फोटोसिंथेसिस कंडीशन द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वो अपने फूड को अगर बना रहा है, भोजन को बना रहा है, फूड को, तो वहाँ पर ये बात भी होनी चाहिए कि ये सफिशिएंटली इसमें लार्ज इन साइज हों, जिससे कि इसी बेस पर जैसे कि आप देखते हो पानी के जहाज वगैरह के क्या है कि तली को थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि वो अपने भार से ज़्यादा जो है पानी को हटा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ज़्यादा ब्रेथ में और लेंथ में जो लीव्स हैं काफ़ी चौड़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं, लार्ज साइज होती हैं, जिससे कि ये वाटर में फ्लो कर सकें, वो अपने आप को स्विम कर सकें।
मतलब कि वहाँ पर तैर सके, ये वाटर पे ये फ्लोटिंग कर सके, तो जिससे कि प्लांट को सबमर्ज कंडीशन एक्सेप्शनली भले ही प्राप्त हो, लेकिन यूजुअली आप इसमें सबमर्ज कंडीशन की प्लांट्स आप नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक कैरेक्टर, बहुत ही एक उभरा हुआ कैरेक्टर है कि फ्लोटिंग लार्ज इन साइज, तो मतलब कि ये फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं और इनकी ब्रॉड लिप्स होती हैं, हम इनको यहाँ पर। फिर आगे इसका जो कैरेक्टर्स है, द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज द सबमर्ज लीव्स डिसेक्टेड। जाहिर सी बात है कि अगर लीव्स सबमर्ज्ड हैं, डूबी हुई हैं, वाटर के नीचे हैं, तो अब उनमें कटा छटा जो लीव्स हैं उनमें पूरी तरीके से कंप्लीट लीव्स या फिर कह सकते हैं इसमें स्मूथ लीव्स नहीं होती, डिसेक्टेड हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं से उसमें कटे छटे होते हैं। तो इस तरीके के अगर जो भी प्लांट्स जो एक्वेटिक हैं, निम्फेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो सबमर्ज्ड हैं, वाटर में डूबे हुए हैं, तो उनकी जो प्लांट के जो लीव्स हैं वो डिसेक्टेड होंगे, मतलब कि कटे छटे होंगे, वो पूरी तरीके से अच्छे स्मूथ नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्मूथ शाइनिंग, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये सबमर्ज लीव डिसेक्टेड ये हर प्लांट में पाया जाता है जो कि निम्फेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर कुछ ही एक्सेप्शनल प्लांट्स में पाए जाते हैं, और अगर हम ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखेंगे कि निम्फेसी फैमिली में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किस तरीके का लीव्स की कंडीशन है, तो आपको ये पाएंगे दैट यू विल फाइंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द लीव्स, प्लांट लीव्स आर स्मूथ शाइनिंग एंड दे आर फ्लोटिंग इन कंडीशन। There are the majority of conditions are, that means the leaves are broad in floating in condition and not be submerged, and if they are not in submerged, that they will be smooth and non-dissected and also having the shining because they are floating in onto the water and up onto the water, and they are having the trapping the sunlight and making their food as the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया एक अच्छे खासे ढंग से होती है अगर लीव्स फ्लो कर रही हैं, फ्लोटिंग कर रही हैं। अब हम कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं कि एनाटॉमिकल कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में देखते हैं कि अगर एनाटॉमी के आधार पर हम थोड़ा सा इसके निम्फेसी फैमिली में कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं जिसको हमने रेननकुलेसी फैमिली में तो नहीं इसको स्टडी किया, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करना हमारे लिए कुछ मस्ट बन जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें जो फैमिली में जो भी प्लांट हैं ये ज़्यादातर फ्लो करते हैं। तो फ्लो करने के कारण ये वाटरी कंडीशन के कारण इसमें कुछ जो कैरेक्टर्स हैं ये आर समथिंग डिफर्स इन कंपेरिजन टू द फैमिली रेननकुलेसी। रेननकुलेसी फैमिली से कुछ यहाँ पर कंडीशन डिफर हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम एक चार्ट व्यू लेकर के हम इन चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं कि एनाटॉमिकल फीचर में क्या क्या बातें आती हैं। तो पहली बात है कि रिड्यूस्ड वुड, मतलब जो बॉडी कंडीशन है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो भी जाइलम का फॉर्मेशन है, कैम्बियम का फॉर्मेशन है, इन रिड्यूस्ड कंडीशन। तो रिड्यूस्ड कंडीशन का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो वुड हैं वो कम बने या ज़्यादा बूढ़ी नहीं होंगे। ये हर्ब्स लाइक जो स्टेम है राइजोम लाइक है, तो ये राइजोम लाइक होने के कारण ये आपका जो वुड है ये रिड्यूस्ड कंडीशन में है, मतलब यहाँ पे वुडी कंडीशन नहीं पाई जाती। जो प्लांट में ये स्टेम इनके वुडी नहीं है, ये हर्ब्स लाइक एंड राइजोम लाइक है, जैसा कि हम पहले ही यहाँ पे आपको बता चुके हैं। अब हम इस बातों को आगे देखते हैं कि जो नो कैम्बियम, दिस इज आल्सो ए मैटर ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज द नो कैम्बियम, दैट द इफ द प्लांट्स आर इन ए वन कंडीशन, one equal condition are favoring by themselves,
किसी एक सीजनल कंडीशन में अपने आप को अगर पाए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कैम्बियम फॉर्मेशन होगा उसमें जाइलम और फ्लोएम को जो फॉर्मेट करने का जो कंडीशन है होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस कारण से यहाँ पे जो कैम्बियम होता है कि उसमें किसी तरीके का डिमार्केशन यहाँ पे नहीं दिखाई देता, कोई अलगाव नहीं दिखाई देता। तो ये कोई वेल डेवलप्ड कैम्बियम यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता। तो वेल डेवलप्ड न कम कैम्बियम होने के कारण इन्हीं कैम्बियम से ही हम वुड फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम अगर एनाटॉमी को जब स्टडी करने लगेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सम एनामलस कंडीशंस भी होती हैं एनाटॉमी में, और कुछ एनामलस कंडीशंस के कारण कैसे कैसे क्या विशेषताएं किसी पर्टिकुलर प्लांट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कैम्बियम न होने के कारण जो वुड्स हैं तो रिड्यूस्ड कंडीशन में है, वुड ही नहीं है, राइजोम लाइक कंडीशन है। तो इस तरीके से इस एनाटॉमिकल फीचर में ये दोनों ही जो फीचर्स हैं इसको आपको ग्रेस करना है कि रिड्यूस्ड वुड है मतलब वुडी कंडीशन नहीं है, और आपके नो कैम्बियम मतलब कैम्बियम का फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं दिखाई देता। फिर स्कैटर्ड पैरेन्काइमा मतलब जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं ये दे आर फाइंड इन ए स्कैटर्ड कंडीशन। जैसा कि आप जो मोनोकॉटिलेडन्स जो प्लांट हैं, the plants just like the monocots, they are also having such a condition that they are found in the scattered parenchyma. In scattered parenchyma means they are not arranged in a cycle, in a wall. अगर वो किसी साइकिल या वॉल में नहीं अपने आप को अरेंज किए हुए हैं जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कैम्बियम फॉर्मेशन न के बराबर होगा और कैम्बियम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। तो जो आपको एनुअल रिंग्स बनती हैं जिसके कारण हम किसी पौधे को स्टडी कर सकते हैं उसकी एज को, और एज की स्टडी करने को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ और जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि जो लेटिसिफेरस वेसल्स, तो यहाँ पर जो स्टेम है वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो लेटिसिफेरस मतलब कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से जो गोंद या लेटेक्स टाइप के वेसल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन आपको एनाटॉमिकल में तीनों फीचर्स को आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा और इसको इस तरीके से आपको ग्रेस्प कर लेना होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स पुष्पक्रम को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है किसी फ्लावर पे, तो हम उस पर स्टडी करेंगे कि किसी फ्लावर को किस रूप में वहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। फैमिली लिम्फिएसी से ही रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है साइमोस टाइप, जैसा कि आपको as you have already been studied in the previous lecture that I have already give the information regarding to the inflorescence conditions that is the cymose and racemose। मैंने पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में ही आपको बताया है कि कैसे किस तरीके से साइमोस कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे साइमोस कंडीशन इस निम्फिएसी फैमिली में एक कैरेक्टर के रूप में आपके सामने देखने को मिलेगा। साइमोस में हमने बताया ये कि ये कुछ जो लास्ट जो फ्लावर है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस का लास्ट पॉइंट है वहाँ किसी फ्लावर से एंडिंग होती है। यहाँ पर इवन रूप से नहीं, अनइवन रूप से लास्ट में एक जो एंडिंग पॉइंट है उस जो इन्फ्लोरेसेंस का एंडिंग पोजीशन है वो किसी फ्लावर से होता है, ठीक है। और किस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस होंगे, दैट दे आर द सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब कोई गुच्छ में नहीं पाए जाएंगे। दे आर नॉट फाउंड इन ए हब, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाएंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स एक इन्फ्लोरेसेंस से जा करके अपने आप को व्यवस्थित करें, एडजस्ट करें। ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे आपको सॉलिटरी कंडीशन है, मतलब कि कोई एक एकल फ्लावर वहाँ पे देखने को मिलेगा। और लॉन्ग पेडिसल्स, हाँ अगर
फ्लावर फ्लो कर रहा है, फ्लावर फ्लो कर रहा है वाटर में। ये निम्फिएसी फैमिली, ये आपको कमल का फूल तो इन सब से रिलेटेड ही है, इसी फैमिली से रिलेटेड है। और नीलम्बोइडी इसी में एक इसका सब फैमिली है। इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, जिसको कि हम अभी इसी लेक्चर या इसके बाद के लेक्चर में हम 2-3 लाइन में आपको इन सब चीज़ों को बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें नीलम्बोइडी से भी संबंधित है या नीलम्बोइडी से, जो कि आपको इस फैमिली से रिलेटेड है, निम्फिएसी से और नीलम्बोइडी से। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लावर्स किस तरीके के हैं, हर्मैफ्रोडाइट, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर्स पे पाए जाते हैं। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं तो किसी एक फ्लावर पे पाए जाने की कंडीशन को हम हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन क्या होती है, ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन क्या होती है, और जो कि एक फ्लावर का जो एस्टिमेशन होता है उसको हम स्टडी करने के लिए इस तरीके से एक्टिनोमॉर्फिक ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। एक्टिनो का मतलब होता है कि हमने बताया भी है कि अगर किसी फ्लावर को किसी मेन एक्सिस से अगर उसको काटते हैं, फ्लावर को अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस लेते हैं, तो हम उसको किसी भी जो उसकी एक्सिस है उसके किसी भी एक्सिस से हम उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को ये बता रहा है कि हम इस फ्लावर्स को हम 2 बराबर भागों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंप्लीट का मतलब है कि यहाँ पर मेल मतलब कि मेल फीमेल पार्ट, मतलब एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब के सब यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पार्ट यहाँ से स्किप कर रहा हो, जैसा कि आपको अन्य में कहीं कहीं पे दिखाई दे, जो यूनिसेक्सुअल्स हैं या फिर ऐसे प्लांट जो कि कंप्लीट सारे चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, कि मतलब उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि एंडोसियम है कि गाइनोसियम है कि नहीं है, या तो फिर एंडोसियम गाइनोसियम अलग अलग है, कैलिक्स कोरोला के जगह में पेरियंथ है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्लावर है वो एक कंप्लीट फ्लावर है। फिर आगे हम देखते हैं कि हाइपोगाइनस एंड इपिगाइनस। तो ये हाइपोगाइनस इन इपिगाइनस, तो हाइपोगाइनस ये ओवरी की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये जो फ्लावर है ये हाइपोगाइनस कंडीशन में है कि इपिगाइनस कंडीशन में है। तो अब इस तरीके से हम दोनों ही पार्ट को, दोनों ही जो ये हाइपो, इपी, पेरी, सब ये जो ओवरी का जो पोजीशन है किसी फ्लावर में, उसी पोजीशन को यहाँ पे बताता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो रेनिनोप्लेसी फैमिली हमने स्टार्ट किया है। तो रेनिनोप्लेसी फैमिली जब हम पढ़ रहे थे तो हम उसको वहाँ पे आपको बताए भी हैं कि क्या क्या चीज़ें इस तरीके की कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात हम बता दे रहे हैं कि ये ओवरी के पोजीशन को दिखाता है, हाइपो कंडीशन और ईपी कंडीशन दोनों ही दिखाता है। एक में क्या होता है, हाइपो मीन्स कि जो ये ओवरी है वो पहले होती है, और जो अदर जो पेरियंस के पार्ट हैं जैसे लाइक द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, इन सबसे कंडीशन दैट आर द बिलो टू द ओवरी, तो ये हाइपो कंडीशंस हैं। और अगर ओवरी अपर साइड में है, लोअर साइड में है, और ये सब पेरियंस के भी पार्ट हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट मीन्स कैलिक्स और कोरोला, ये जो है आपको अपर पार्ट में है, तो हम इसको इपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं, एसाइक्लिक, हेमिसाइक्लिक, साइक्लिक। तो ये फ्लावर की एक वॉल को दिखा रहे हैं
कि किस तरीके से फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट एस्टेब्लिशन है, एक कंप्लीट साइक्लिक है कि हेमीसाइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे जो फैमिली लिम्फिएसी है उसमें जो भी प्लांट हैं उसमें जो फ्लावर्स की कंडीशन है वो इस सच्ची कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेरियंथ। हमने पेरियंथ को यहाँ पे स्टडी किया था, तो एक कंप्लीट फ्लावर को यहाँ पे हमने बताया कि जो पेरियंथ है ये आपको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाता है। अब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको कैलिक्स, कोरोला ये सब सभी आ जाते हैं। तो ये 6 इन नंबर, जनरली जो यूजुअली ये 6 लगभग पाए जाते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। इंडेफिनिट भी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। फ्री है, मतलब डेफिनिट कंडीशन में नहीं है, 2 और 4 इधर उधर से अपने आप को जुड़े हुए हैं। और फ्री है, अगर भाई जाहिर सी बात है पॉलीपेटाइलस पॉलीसिपेलिस कंडीशन है तो हम यहाँ पे फ्री एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द कैलिक्स एंड कोरोला। बाद में ये जो पेरियंथ एक कैलिक्स और कोरोला में भी डिफरेंशिएटेड भी रहते हैं और इनकी ये फ्री कंडीशंस में भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये पेरियंथ की कंडीशन यहाँ पे 6 टू इंडेफिनिट और बाद में जाकर ये कैलिक्स और कोरोला में भी ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैलिक्स। अगर डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, पेरियंथ डिफरेंशिएट हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, तो कैलिक्स कितने हैं? 3 to 5 सीपल्स जो कैलिक्स के पार्ट हैं, हम इनको बॉटनिकल भाषा में सीपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सीपल्स कितने हैं? 3 to 5 हैं। और ये भी उसी तरीके से इंडेफिनिट है जैसा कि आपको पेरियंथ में देखने को मिला है। यहाँ पर भी इंडेफिनिट कंडीशन है। और पीटलवाइड, पीटलवाइड मीन्स कि ये पीटल्स लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? सीपल्स। इन चीज़ों को भी हमने क्लैरिफाई किया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो कि रेनिकुलेसी फैमिली से। तो आपको इस लेक्चर को देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर को, हमारे जो भी लेक्चर्स हैं एक सीरीज में चल रहे हैं, आप उन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और उसको स्टडी करिए, पेन कॉपी ले करके उन चीज़ को नोट डाउन करिए और हो सके तो अपना एक नोट्स भी बनाते जाइए। सारे पार्ट्स को जो भी क्वेश्चंस एराइज होने लायक हैं उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर उभार करके सामने ला रहे हैं और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीटलवाइड कंडीशंस को आपको समझ गए होंगे कि ये सीपल्स अगर पीटल की तरह दिखाई दे, सीपल रिप्रेजेंट देयर सेल्फ एज ए पीटल, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज द पीटलवाइड। अंडरस्टैंड? बार बार बता रहा हूँ कि अगर सीपल पीटल की तरह दिखाई देने लगे तो इस कंडीशन को हम पीटलवाइड कहते हैं। और अगर पीटल सीपल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करे तो हम इसे सीपलवाइड कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कोरोला पर। कोरोला में भी जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ जो पीटल्स हैं वो 3 टू इंडेफिनिट है और पॉलीपेटाइलस ज़्यादातर ये फ्री हैं, जो पीटल्स हैं वो फ्री हैं। और वो जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि न्यूफर एक प्लांट है जो कि निम्फिएसी फैमिली में ही पाया जाता है, लेकिन उसमें पॉलीपेटाइलस कंडीशन नहीं पाए जाते हैं। और सम एक्सेप्शनल चीज़ें यहाँ पे स्केल लाइक कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं पीटल्स में ही, कि स्केल की तरह बाहर की तरफ जो है ये इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये स्केल लाइक कंडीशन है किसी भी फ्लावर्स की भी। तो जो पीटल्स हैं ये स्केल लाइक हैं
ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम उन बातों को देखेंगे कि एंडोस्पियम जो मेल पार्ट है इस फैमिली के, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो एंडोस्पियम में हमें देखते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं वो 3 to इंडेफिनिट हैं। तो ये सब इन कंडीशंस आप देख रहे हैं कैलिक्स से ही फॉलो होती आ रही हैं। जो कंडीशंस कैलिक्स में, कोरोला में, वही चीज़ें आपको यहाँ एंडोस्पियम गैरोस्पियम में भी देखने को मिल रही हैं। बस थोड़ा सा उनके जो मेन फीचर्स को जो डिनोट करते हैं उनके नेम बदल जा रहे हैं, बस बाकी इतनी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एंडोस्पियम है ये 3 to इंडेफिनिट है और कैसे हैं साइक्लिक एसाइक्लिक, जैसा कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फ्लावर्स को हमने पढ़ा था, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो होती हैं कि फ्लावर्स ये जो एंडोस्पियम है ये इस तरीके से साइक्लिक या एसाइक्लिक कंडीशन में भी पाए जाती हैं। और जो एंथर है, जो मेल पार्ट का सबसे अपर पार्ट होता है जो स्टेमेन का, उसको हम एंथर कहते हैं। और एंथर जो टूटता है जिससे कि आपको जो स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं कि ये पॉलिनेशन के समय जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर होते हैं, डेसिस होते हैं, बिखरते हैं, तो अलग होते हैं। तो किस तरीके से अलग होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली, मतलब अगर इस तरीके का है आपका ये एंथर, तो इस तरीके का स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे इस तरीके की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कंडीशंस में ये आपके यहाँ पर जो डेसिस है आपको देखने को मिलेगा। फिर गायनोसियम की कंडीशन को हम यहाँ देखेंगे। गायनोसियम में देखते हैं कि ये भी वही कंडीशन है जैसे कि हमने एंडोसियम में देखा, वही चीज़ें यहाँ पे 3 to इंडेफिनिट। यहाँ पे स्टेमेंस थे, यहाँ कार्पेल्स, ठीक है। तो कार्पेल्स की संख्या 3 to इंडेफिनिट है। और ये किस कंडीशन में? एपोकार्पस टू सिनकार्पस। तो एपोकार्पस मीन्स कि जो कार्पेल्स हैं ये एक दूसरे से फ्री हैं, एंड सिनकार्पस मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इन बातों को आपको बहस करना है, समझ लेना है। अब बातें आती हैं कि और कंडीशन क्या है। गायनोसियम को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ओवरी को हम पढ़ेंगे। तो ओवरी को हम पढ़ेंगे तो ओवरी किस तरीके की है? सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ओवरी जो है या तो सुपीरियर होगी या इन्फीरियर। इन सुपीरियर इन्फीरियर कंडीशन को हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जैसा कि हाइपोगाइनस, इपीगाइनस को जब हम स्टडी कर रहे थे उसी समय हम इन सब बातों को बता दिए हैं। फिर हम फ्रूट की बात करते हैं। तो फ्रूट यहाँ फॉलिकल्स, मतलब इस तरीके के फॉलिक, जैसे फॉलिकल्स टाइप के आपको एक्सपेडेसिव फ्रेमी में भी देखने को मिलेंगे। तो फॉलिकल्स कंडीशन होती है फ्रूट की। और इटेरियो ऑफ बेरीज, मतलब कि ये फ्रूट जो है गूदेदार होते हैं। बेरीज में ज़्यादातर गूदेदार फ्रूट पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स एसोसिएटेड टू ईच अदर, बहुत सारे फ्रूट्स एसोसिएट होंगे। और फ्रूट कैसे होंगे? बेरीज होंगे, गूदेदार है। तो बेरीज फ्रूट एक दूसरे से एसोसिएट करके जो कंडीशन बनती है इस फ्रूट की, उसे हम कहते हैं इटेरियो ऑफ बेरीज, ठीक है। तो इटेरियो ऑफ बेरीज को आपने समझा। अब हम आते हैं सीड की कंडीशन में। सीड कैसा है? एंडोस्पर्मिक, मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेट होता है। जाहिर सी बात है कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंडोस्पर्मिक फैमिली से रिलेटेड है, तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंडोस्पर्मिक कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि एंडोस्पर्मिक कंडीशन में भी ये कॉटिलिडोन्स फ्लेसी हैं। फ्लेसी क्यों है? क्योंकि हमने बेरीज को पढ़ा है, यहाँ पे बताया है। तो कॉटिलिडोन्स हैं, डाइकॉट हम पढ़ रहे हैं,
कॉटिलिडन्स हैं, लेकिन कॉटिलिडन्स कैसे हैं कि आपके एंडोस्पर्मिक हैं, मतलब एंडोस्पर्म भी पाया जा रहा है, जिससे कि फ्रूट जो अपना सीड है, जो अपना जर्मिनेशन के समय अपने जो फ्रूट को इसी एंडोस्पर्म से प्राप्त कर लेगा और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन बहुत ही ईजिली अच्छे ढंग से अपने आप को जर्मिनेट कर पाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जो फ्लोरल फार्मूलाज हैं हम उनको जरा सा देखेंगे। फ्लोरल फार्मूला में हम दो तरीके के फ्लोरल फार्मूला को दिखाए हैं। एक में कि ये कंडीशन है, इसको हमने डिनोट किया है कि एक्टिनोमार्फिक कंडीशन है। दूसरे यहाँ पे अगर दोनों ही चीज़ों को मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर में पाया जाता है, हम इन कंडीशन को हर्मैफ्रोडिट कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन आप इस तरीके की चिन्हों से डिनोट कर सकते हैं, साइन से डिनोट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि के को हमने बताया ही है कि ये आपको कैलिक्स को डिनोट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कैलिक्स K3 एंड C ये कोरोला को डिनोट करता है, तो C3 मतलब के जो कैलिक्स हैं उसकी संख्या कितनी है? 3 है। और कोरोला की भी संख्या कितनी है? 3 है। एंड्रोइसियम दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेमेंस 3 to 6 हैं। हमने 3 to इंडेफिनिट बताया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइनोसियम की जो कंडीशन है ये 2 to 3 है, और ये 2 to 3 होने के बावजूद भी यहाँ पे सुपीरियर कंडीशन है। अगर जी के नीचे ये अंडरलाइन है तो हम इसको सुपीरियर कंडीशन कहते हैं, और अगर ये अंडरलाइन पर है तो हम इसको इंफीरियर कंडीशन कहते हैं। तो प्लीज हैव योर अटेंशन हियर कि इन साइन के आधार पे हम इनको जो कंडीशंस हैं इन्हीं के बेसिस पर हम इनके अलग अलग डिनोटेशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर हम कैलिक्स कोरोला को क्या कहते हैं कि अगर डिमार्केशन है, अगर वो डिफ्रेंशिएट हो गया है अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड कोरोला, तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई की। लेकिन अगर ये कैलिक्स कोरोला में नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये कैलिक्स कोरोला की जगह पे आप पेरियंट को देखेंगे, और पेरियंट जो कि कैलिक्स कोरोला में नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा है और वो 2 वर्ष में तीन पंखुड़ियों में 2 वर्ष में 2 घेरे में पंखुड़ियाँ अपने आप को एराइज की रहेंगी, एसोसिएटेड अरेंज की रहती हैं। तो इस तरीके से कंडीशन आप देखेंगे, यही एक्टिनोमार्फिक, यही बाइसेक्सुअल दैट मीन्स हेर्माफ्रोडाइट, एंड T3 दैट मीन्स 3+3, 3 के वर्ल्स में ये कंडीशन आपको पेरियंस की देखने मिलेगी। फिर आप देखेंगे A3 to 6 मतलब एंडोसियम भी 3 से 6 इनकी संख्या है, और इसी तरीके से गाइनोसियम भी सेम कंडीशन है जैसा कि हमने पहले बताया। फिर यहाँ पे हम कुछ जो चीज़ें हैं फ्लोरल फार्मूला, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। ये है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कैलिक्स हैं, 3 कोरोला है, 3 स्टेमेंस हैं। हम नॉर्मल कंडीशन में यही 3 को लेकर के आपको बताए हुए हैं, और ये गाइनोसियम भी 3 ही है। तो ये है मदर एक्सिस, जहाँ से फ्लोरल एक्सिस जिसे कहा जाता है, जहाँ से सेक्शन लॉन्गिट्यूडनली इसको काटा गया है। तो इस तरीके से हम इसके फ्लोरल डायग्राम को समझ लिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं
उनमें कुछ ही नाम है जिससे ज़्यादा नहीं है। निम्फिया है और इसको निम्फिया कहा जाता है। निम्फिया प्लांट है। और एक है यूराइल फेरक्स। यूराइल फेरक्स ये जो प्लांट है इसे मखाना कहा जाता है। जो मखाना बाजार में आपको देखने को मिलता है खाने पीने के लिए, आपको जो भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं तो हम उसको डिलीशियस बनाने के लिए मखाना का उपयोग किया जाता है। एक लावा जैसा होता है जिसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको भूनते हैं तो ये मखाना हमको प्राप्त हो जाता है। तो इन सब सारी कंडीशन जो सिस्टमेटिक पोजीशन से लेते हुए हमने फैमिली निम्फिएसी को पढ़ा। अब इसमें बस थोड़ी बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, सब सेम है, बस आपको कुछ ही कैरेक्टर्स को थोड़ा सा बाइफरकेट करते हुए हम आपको अगली जो इसी से जो सब फैमिली है इसकी, जिसे हम निलंबोसी कहते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। और अब ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम कुछ देर में अभी उसको आपको सामने रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक टू दिस लेक्चर। थैंक मोहित। Now let us move to the second subfamily that is related to the Ranunculaceae. The first subfamily that I was already we studied, that was the Nymphaeaceae. That is the first subfamily of the family Ranunculaceae. Ranunculaceae का ही पार्ट था। अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट एक अलग फैमिली के रूप में यहाँ पे स्टडी तो करना है जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन हम अगर इसको देखते हैं तो ये एक निम्फिएसी और निलंबोसी कैम्ब्राइडी ये सब तीनों ही एक रेनुक्लेसी फैमिली के ही पार्ट और उनके ही एक सब पार्ट के रूप में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज ऑलरेडी बी फीड अप इन द फैमिली निम्फिएसी एंड देन here we will study the only some special characters that is related to the family Nilombosii, and in this family some characters are common regarding to the Ranunculaceae and Nymphaeaceae also, but some characters that are some bifurcated characters, differing characters related to the फैमिली निलंबोसी। और इस फैमिली को हम जो लोटस फैमिली भी कहते हैं कि इसमें लोटस को हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम इस फैमिली को लोटस फैमिली भी कहते हैं। तो सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन हैं कि जो इसके पिछले वाले जो इससे पहले ही आज के ही वीडियो में हमने जो इस पार्ट हमने पहले पढ़ाया है पहले इसी लेक्चर में, तो हमने उसमें आपको निम्फिएसी को पढ़ाया और उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके रिगार्डिंग टू द हैबिट, स्टेम, लीव्स, सब चीज़ें सेम हैं। अगर वहाँ पर एक्वेटिक हमने पढ़ा था तो यहाँ पर भी एक्वेटिक कंडीशन है। ये आप जानते हैं लोटस है, वाटर में ही पाया जाएगा, कमल है वाटर में ही खिलेगा, तो हम इसको भी एक्वेटिक कहेंगे। और ये भी नॉन बॉडी, तो इसमें भी राइजोम लाइक आपको स्टेम देखने को मिलेंगे। और लीव्स की बात करते हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर ही, अगर सबमर्ज कंडीशन है तो डिसेक्टेड लीव्स होंगी, और ये सबमर्ज कंडीशन नहीं है, फ्लोटिंग कंडीशन है, ब्रॉड लीव्स होंगी जिससे कि दे विल बी फ्लोट एंड हैविंग ट्रैपिंग द फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स regarding from the
सन एंड ट्रैपिंग द सनलाइट एंड मेकिंग देयर फूड फॉर देयर सेल्फ। इस तरीके से अगर ये फ्लोटिंग है तो हमने जैसा बताया था निम्फिएसी में, वही कंडीशन मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर भी लागू होंगी। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि अगर उसमें हमने देखा था कि ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं ये हर तरफ से क्या है, फैले हुए हैं। तो यहाँ पर भी अरेंज नहीं है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, यहाँ पर भी टू एंड फ्रो फैले हुए हैं ऑल ओवर जो आपको एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसमें पूरे स्टेम के चारों तरफ एनाटॉमी में आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखेंगे। अगर अरेंज नहीं है तो जो कैम्बियम है रिड्यूस्ड इन कंडीशंस हैं, कैम्बियम रिड्यूस्ड। अब हम यहाँ पर आते हैं पेरियंथ में। जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन में वहाँ पे देखा था कि साइक्लिक हेमासाइक्लिक हाइपोगाइनस हिपोगाइनस ये सचे कंडीशंस आपने एमपीएससी में भी पढ़ा और वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो होती हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर कुछ डिफरेंस हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को यहाँ पर दिखा करके हम आज इस फैमिली को यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये फैमिली भी उसी फैमिली निम्फिएसी का ही पार्ट है और ये तीनों फैमिली तब कंप्लीट हो जाएंगी, रेनुक्लेसी, निम्फिएसी एंड निलम्बोरेसी। पेरियंथ में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि इनडेफिनिट लीव्स विथ क्या है और पिंक, वाइट और पिंक। तो ये वाइट कंडीशन है और पिंक। तो पेरियंथ जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं कि ये किसी भी फ्लावर के जो कि एंडोसियम गाइनोसियम से अलग एज लाइक द कलिक्स एंड कोरोला को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम इनको अगर पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं है तो हम इनको क्या कर सकते हैं कि ये पेरियंथ के रूप में इन सच ए कंडीशंस वी विल सी दैट कंडीशन इज द पेरियंथ एंड पेरियंथ आर आल्सो इन सच ए टाइप दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, दैट वाज द indefinite, means they are either in the three valves, in the two valves, and later on these variants are undergoes to get differentiated. But later on, if it does not differentiate, they are associated to each other. Then they are find themselves in the two valves regarding to the 3 and 3. That is the find the condition in the Nymphaeaceae. But in Niloboraceae, the condition is something different. That means the perianth is totally indefinite. मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है, इनकी संख्या डेफिनिट नहीं है, ये डेफिनिट तरीके से अरेंज नहीं है। तो इस तरीके के कंडीशन को हम इंडेफिनिट कंडीशन कहते हैं। और जो लीव्स हैं, इनके जो पेटल्स हैं, ये किस तरीके से हैं कि कभी वाइट और पिंक मतलब कलर्ड कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कलर्ड कंडीशंस में हम इसको देख सकते हैं। फिर पेरियंथ के बाद हम यहाँ पर एंडोइसियम के बारे में बातें करते हैं कि जो कि कुछ इससे रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं निलम्बोरेसी के। तो ये एंडोइसियम में आपको इंडेफिनिट स्टेमेंस, तो नंबर ऑफ स्टेमेंस दैट इज आल्सो भी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स कि यहाँ पे जो संख्या है स्टेमेंस की बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये नंबर ऑफ जो स्टेमेंस हैं अधिक होने के कारण दे आर डिनोटेड इन द इंडेफिनिट एंड स्पाइरली अरेंज्ड रिसेप्टिकल इन एट ए रिसेप्टर and at that particular point the stamens are totally arranged their self. ये अपने आप को वहाँ पर एक दूसरे से अरेंज करते हैं, एसोसिएटेड करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके के कंडीशन को संख्या इंडेफिनिट हो और वो स्पायरली एक दूसरे को अरेंज हो स्पायरल वे में और वो अरेंजमेंट एक किसी पर्टिकुलर रिसेप्टिकल पर हो तो हम इन टोटल कंडीशन को हम कहते हैं कि एंडोइसियम का ये निलम्बोरेसी से रिलेटेड है, जो कि एक नंबर ऑफ इंडेफिनिट भी एक इसका रीज़न ये है कि ये टोटली वाटर से रिलेटेड प्लांट्स हैं
वाटरी प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इनमें जो स्टेमेंस हैं अगर लिमिटेड होंगे तो दे अंडरगो द रिड्यूस्ड और दे अंडरगो द, कह सकते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे। तो ज़्यादा संख्या में होने के कारण इनके लिविंग होने की जो पॉसिबिलिटी है ये एक ज़्यादा होती है। फिर हम देखते हैं कि गायनोसियम, इफ विल फोकस द कंडीशन ऑफ गायनोसियम दैट आल्सो द सेवरल, यहाँ पे स्टेमेंस भी सेवरल्स हैं, कार्पेल्स भी संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, और दे आर फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं? अपर सरफेस ऑफ द रिसेप्टिकल। भाई अपर सरफेस में नहीं पाए जाएंगे तो जो स्टेमेंस हैं ये फ्लोटिंग कंडीशंस करके या फ्लो करते हुए आएंगे और ये फ्लावर्स के अपर पार्ट से जाकर के क्या करने हैं? पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अगर पॉलिनेशन की क्रिया नहीं संपन्न होगी तो फ्रूट और फ्लावर्स के द्वारा फ्रूट एंड सीड बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्पेल्स भी यहाँ पे क्या है? इंडेफिनिट है, बहुत ज़्यादा संख्या में। और ये पेडुंकल्स, ये भी एक स्पेशल फीचर है दैट इज रिलेटेड टू द नीलम्बोनेसी एंड ये लोटस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पेडुंकल्स कंडीशंस आल्सो भी यू मस्ट हैव टू रिफर हियर। तो लास्ट यहाँ पर हम देखते हैं फ्रूट की बात करते हैं, इंडेhiscent फ्रूट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमने आपको nymphaceae फैमिली में बताया कि द फ्रूट्स आर इन बेरीज कंडीशन, एक एकिंस ऑफ बेरीज। बेरीज मीन्स दे आर द, मतलब गूदेदार फ्रूट, जो यहाँ पे फ्रूट कैसे हों? गूदेदार हों। तो इस तरीके से ये नट कंडीशन है। और इंडेhiscent मतलब ये क्या करते हैं? डेhiscent नहीं होते, अलग नहीं होते, उसी फ्रूट में ही सीड क्या है, क्या उसी में अपने आप को एसोसिएटेड हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि आप टमाटर को भी देख सकते हैं, आप ब्रिंजल को देख सकते हैं, इनके फ्रूट क्या हैं? बाहर नहीं निकलते। इसमें सीड जो है फ्रूट से बाहर नहीं निकल पाते, तो ये इंडेhiscent कंडीशन है। एंड हार्ड पेरिकार्प, बाहर एक जो कवरिंग है ये हार्ड है। एंड कंप्लीटली फिल्ड बाई द एम्ब्रियो एंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्पेल्स की संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि एम्ब्रियोज भी ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल कंडीशन आपको ये नीलम्बोनेसी से रिलेटेड है। फ्लोरल फार्मूला में आप वही चीज़ें फॉलो करेंगे जैसा कि हमने nymphaceae में फॉलो किया था कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, ये आपका है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, इसी को हम बायसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पेरियंस इंडेफिनिट है, ये स्टेमेंस की संख्या भी इंडेफिनिट है, गायनोसियम इंडेफिनिट है एंड दे आर द सुपेरियर इन कंडीशन। कैसे हैं? सुपीरियर हैं। सुपीरियर कंडीशन में हम इनको बेस पर अंडरलाइन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंडेफिनिट हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? फ्लोरल डायग्राम को इसमें बनाने का कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट फ्लोरल फार्मूला को अपने। और इम्पॉर्टेंट प्लांट में आपको नीलम्बो निस्टिफेरा, ये लोटस का नाम है जो कि बोटानिकल नेम है, जो हमारे प्लांट फैमिली से लोटस जो हमारे इंडिया में कमल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से नीलम्बो निस्टिफेरा दैट इज द लोटस फैमिली। तो आर इन ऑल दैट इज द रिलेटेड टू द फैमिली नीलम्बोनेसी। सो आई हैव थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट एंड ग्रेस्प इट। प्लीज टेक ए screenshot that you will study the नीलम्बोनेसी in a short view, and please go through this lecture, and if you like it, please share it to your colleagues that they will be benefited for that particular lectures. Thanks to all of you. Thank you.